जय हिंद साथियों, मैक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी यूपी ट्रिपल एस सीपेट की बहुत शानदार चल रही होगी। साथ ही आप सभी को पता है कि हम लोग लगातार किसी न किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड 30 क्वेश्चन करते हैं। आज दोस्तों हिस्ट्री के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन हिस्ट्री के देखने को मिलेंगे, जो कि एक अच्छा खासा वेटेज अपने आप में लिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से ही आपको 110% एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पर करंट अफेयर स्ट्रैटेजी के हो, चाहे वो साइंस दोस्तों हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री में लगातार क्वेश्चन करवाता हूं ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। और पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। पहला क्वेश्चन ये रहा और बताना है कि बौद्ध संगीतियों का आयोजन स्थलों का सही क्रम आप सभी को बताना है। तो पहली बौद्ध संगीत कहाँ हुई आप सभी को बताना है। तो आप सभी को पता होगा पहली बौद्ध संगीत जो हुई थी वो राजगृह में हुई थी। कहाँ दोस्तों? राजगृह में। मैं एक मिनट माफी चाहेंगे दोस्तों, पेन नहीं बढ़िया चल रहा है, एक मिनट। राजगृह में हुई थी पहली। अच्छा, इसके अगर मैं अध्यक्ष की बात करता हूं तो आप कहेंगे महाकश्यप। कौन बोलेंगे दोस्तों? महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे, आप सभी को पता होगा महाकश्यप। दूसरी कहां पर हुई? वैशाली में। कहां पर दोस्तों? वैशाली में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो शाबक मीर। क्या बोलेंगे दोस्तों? शाबक मीर। ये मैं अध्यक्ष लिख रहा हूं शाबक मीर, ये जिनके शासनकाल में हुई वो नहीं है। अभी शासनकाल भी लिखवा दूंगा किसके शासनकाल में हुई। तीसरी आप सभी को पता होगी, पाटलिपुत्र में बहुत बार एग्जाम में आई। कहां पर दोस्तों? पाटलिपुत्र में तीसरी हुई थी, याद रखेंगे। और इसमें मोगालिपुत्र, क्या बोलेंगे दोस्तों? मोगालिपुत्र। इसने अध्यक्षता किसने की थी? तो क्या बोलेंगे? मोगालिपुत्र ने की थी। ठीक है, मोगालिपुत्र ने। क्लियर है आप सभी को? अच्छा, अगली कुंडलवन कश्मीर में। कहां पर दोस्तों? कुंडलवन। कुंडलवन कश्मीर में हुई थी और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अच्छा, इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। वसुमित्र। क्या बोलेंगे दोस्तों? वसुमित्र ने की थी। किसने दोस्तों? वसुमित्र ने की थी। हालांकि जो उपाध्यक्ष थे इसके उपाध्यक्ष अशोक घोष बनाए गए थे, लेकिन आपको वसुमित्र याद रखना। ठीक है। अच्छा, राजगृह जो में हुई थी इसके जो किसके शासनकाल में? तो क्या बोलेंगे? अजातशत्रु के शासनकाल में। अजातशत्रु के शासन में। वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। किसके दोस्तों? कालाशोक के शासनकाल में। किसके दोस्तों? कालाशोक के शासनकाल में, याद रखेंगे कालाशोक। क्लियर है आप सभी को? अच्छा, पाटलिपुत्र अशोक के शासन काल में, आप सभी को पता होगा। अच्छा, उसके बाद कुंडलवन में ये हुई थी इनके कनिष्क के शासनकाल में। किसके दोस्तों? कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, उम्मीद है ये बात सभी आपको क्लियर हो गई होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? विकल्प उत्तर डी होगा। क्या बोलेंगे? विकल्प उत्तर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, समझ गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में लगातार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी की स्क्रीन पर। और आप सभी को पता है ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अशोक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने 110% तय है। क्या अशोक के द्विभाषी अभिलेख कौन थे? तो आप सभी को बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। देखिए अगर मैं बात करूं इन बाकी के क्वेश्चनों की, ऑप्शनों की, तो आप सभी को याद रखना चाहिए शहबाजगढ़ी और मानसेरा आपके एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में आए हैं। देखिए हम सभी को पहले अशोक के अभिलेखों की अगर बात की जाए, अशोक के अभिलेख, देखो अशोक के अभिलेख जो है वो ज्यादातर आपको ब्राह्मी लिपि में देखने को मिलते हैं। किसमें दोस्तों? ब्राह्मी लिपि में देखने को मिलते हैं। किसमें? ब्राह्मी लिपि में देखने को मिलते हैं। लेकिन कौन से? शहबाज और मानसेहरा दो ही ऐसे अभिलेख हैं जो दोस्तों पाकिस्तान में पढ़ते हैं, और ये किसमें? खरोष्टी लिपि में लिखे हैं। किसमें दोस्तों? खरोष्टी लिपि में लिखे गए। ठीक है, याद रखिए किसमें? खरोष्टी लिपि में लिखे गए। ठीक है। अच्छा, द्विभाषी अभिलेख कौन है? तो वो सायकुना, ये कांधार मतलब अफगानिस्तान में अभिलेख पड़ता है। और इसमें अरमाइक भाषा, क्या बोलेंगे दोस्तों? अरमाइक भाषा और ग्रीक भाषा, अरमाइक व ग्रीक भाषा का प्रयोग हुआ, क्योंकि अरमाइक और ग्रीक भाषा का इसमें प्रयोग हुआ है, आप सभी को याद रखना है। ठीक है। अच्छा, जो तक्षशिला लगमान है इनमें सिर्फ और सिर्फ किसका? अरमाइक भाषा का उपयोग है। सिर्फ और सिर्फ किसका? सिर्फ और सिर्फ अरमाइक भाषा का प्रयोग किसमें? तक्षशिला और लगमान में हुआ है। बाकी आप सभी को पता होना है गुजरा और मास्की, इसमें अशरुक जैसे जो बाकी अभिलेख थे, ज्यादातर अभिलेखों में अशोक का नाम देवनाम प्रिय मिलता है, लेकिन ये आपका गुजरा जो अभिलेख था, गुजरा, मास्की, नेट्टूर और उदयगोलम, इनमें अपने नाम का इसने उल्लेख किया और इसमें अशोक नाम मिलता है। ठीक है, क्लियर है आप सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। क्या दिल्ली सल्तनत में लाख वक्स के शासक को कहा जाता था? आप सभी को पता होगा 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। ठीक है, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। उसके बाद 1206 में दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ती है। 1206 में कौन डालता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में गद्दी पर बैठता है, 1210 तक शासन करता है। कब तक? 1210 तक। इसे ही लाख वक्स कहा जाता था और इसने गुलाम वंश की नींव डाली थी। किसकी दोस्तों? गुलाम वंश की नींव डाली थी। आप सभी को पता होगा किसकी नींव डाली थी? गुलाम वंश की नींव डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। एक बात और, लाख वक्स जिसे कहा जाता था, ठीक है, ठीक है, और गुलाम भी कहा जाता, गुलाम वंश की नींव भी डाली थी। आप सभी को ये बात याद रखनी है। क्लियर? आप सभी को 1206 से 1210 तक शासन किया, आप सभी को पता होगा। इसकी राजधानी कई बार एग्जाम में आई तो इसने लाहौर से शासन किया था। कहां से दोस्तों? लाहौर से शासन किया था। ठीक है। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो क्या बोलेंगे? एमबीडी। इसके शासनकाल में इब्न बतूता आया था, आप सभी को पता होना चाहिए। क्या बोलेंगे? इब्न बतूता, बहुत बार एग्जाम में इब्न बतूता आया था। कब? 1333 में। 1333 में इसके शासनकाल में इब्न बतूता आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला ये रहा। कह रहा यदि मैं अपने एक गुलाम को
पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे कंधों पर बैठा कर ले जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आपको बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन इससे एग्जाम में क्वेश्चन कई बार बनता है। ये कथन किसका था, ये किस शासक का कथन था, तो आप सभी को पता होगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ये वही है, वही कौन सिकंदर लोदी, तो क्या बोलेंगे सिकंदर लोदी। ये कौन से सिकंदर लोदी हैं, तो क्या बोलेंगे ये सिकंदर लोदी कौन से हैं, जो लोदी वंश के दूसरे शासक थे। और इन्हीं यही गुलरुखी नाम से, क्या बोलेंगे गुलरुखी नाम से कविताएं लिखते थे। क्या बोलेंगे गुलरुखी नाम से कविताएं लिखा करते थे। आप सभी को याद है गुलरुखी नाम से कविताएं लिखते थे, जो कई बार एग्जाम में सीधा पूछा गया। क्लियर आप सभी को, उम्मीद है ये बात क्लियर होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर रहा। ये दोस्तों महात्मा गांधी जी के कुछ आंदोलन दिए गए हैं, जिनके सन है आप सभी को मिलाना है। मैं ऑप्शन आप सभी को दिखा देता हूं, बताइए इसमें कौन से। तो चंपारण 1917 आप सभी को पता होगा, 1917 का चंपारण कब का है, 1917 का है चंपारण। ठीक है, अगर खेड़ा की बात, सॉरी 1900, हाँ चंपारण 1917, खेड़ा 1918, खेड़ा कब का है 1918 का। सविनय अवज्ञा 1930, क्या बोलेंगे 1930। ठीक है, भारत छोड़ो 1942, भारत छोड़ो 1942। तो इस हिसाब से क्या होगा, भारत छोड़ो 1942। अब ये तो पता ही हो गया, राइट आंसर क्या होगा, विकल्प उत्तर सी के हिसाब से, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा, डी का पहला। ठीक है, भारत छोड़ो 1942 आप सभी को दिखा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा कि भारत में मुस्लिम समाज का राज्य का संस्थापक कौन था। आप सभी को बताना मुस्लिम राज्य का संस्थापक कौन था। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहला अरब आक्रमण, सबसे पहले दोस्तों भारत पर कौन से अरब आक्रमण हुए, और पहला अरब आक्रमण दोस्तों उबैदुल्लाह के नेतृत्व में हुआ। अगर आपने हिस्ट्री को बढ़िया से पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे। क्या बोलेंगे उबैदुल्लाह, क्या बोलेंगे उबैदुल्लाह के नेतृत्व में हुआ, आप सभी को याद रखना। और ये कब हुआ था, 711 ईस्वी में। ठीक है, 711 ईस्वी में, और ये उबैदुल्लाह पराजित हुआ। फिर 711 ईस्वी में ही बुदेल के नेतृत्व में, किसके दोस्तों, बुदेल के नेतृत्व में एक दूसरा युद्ध होता है। 711 ईस्वी में बुदेल भी पराजित हुआ। फिर 712 ईस्वी में कौन आया, मोहम्मद बिन कासिम। क्या बोलेंगे मोहम्मद बिन कासिम आता है। ठीक है, कासिम आता है, और ये अरब पर सिंध वाले क्षेत्र में, क्या बोले अरब से आया और सिंध वाले क्षेत्र पर आक्रमण किया। किस पर दोस्तों, सिंध वाले क्षेत्र पर आक्रमण करता है। लेकिन क्या हुआ, सिंध पर आक्रमण करने के बाद दोस्तों इसने दाहिर को पराजित किया, लेकिन ये अपना शासन चला नहीं पाया। उसके बाद ये फिर से लगभग थोड़े दिन रहे, और बाद में उसके बाद ये चले गए। ठीक है, और मुस्लिम राज्य का संस्थापक कौन माना जाता है, तो क्या बोलेंगे मुस्लिम राज्य का संस्थापक अगर बुझाया तो बोलेंगे मोहम्मद गोरी, क्योंकि इसने तराइन के युद्ध जीते। ठीक है, तराइन के युद्ध जीते, उसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना भी इसके गुलाम ने ही की थी। कौन गुलाम था इसका, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, तो राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, आक्रमण सबसे पहले अरबों ने किया, लेकिन जो मुस्लिम राज्य की स्थापना तुर्कों ने की थी। क्लियर है आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन, कि रहा सिंधु सभ्यता में जनसंख्या मिश्रित प्रजाति की थी, निम्नलिखित में से कौन से इसमें शामिल नहीं थी। देखो अल्पाइन थे, भूमध्य सागरी, मंगोलाइड, नेग्रियो। तो आप सभी को बताना है ये क्वेश्चन का राइट आंसर, कि सिंधु सभ्यता में जनसंख्या मिश्रित प्रजाति की थी, निम्नलिखित में से कौन से इसमें शामिल नहीं थी, आप सभी को बताना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, तो याद रखेंगे ये आपके जो नेग्रिटो थे ये शामिल नहीं थे, बल्कि इनकी जगह पर कौन प्रोटो एस्ट्राइड थे। क्या बोलेंगे, देखो अल्पाइन थे, भूमध्य सागरी थे, मंगोलाइड थे, और कौन थे, प्रोटो एस्ट्राइड थे। कौन बोलेंगे, प्रोटो एस्ट्राइड थे। क्लियर आप सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन पर चला जाए। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, क्या निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता स्थल घोड़े के अस्थियों के अवशेष मिले। देखिए दोस्तों, घोड़ा बहुत बड़े पैमाने पर सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिला है, लेकिन सुदरकोटजा से, क्या बोलेंगे दोस्तों, सुदरकोटजा जो है, सुदरकोटजा से घोड़े के अस्थियों के साथ मिले, मतलब अस्थिपंजर के, घोड़े के अस्थिपंजर के साथ मिले हैं। आप सभी को ये बात याद रखनी है। ठीक है, अच्छा अगर सुदरकोटजा की बात की जाए, इसकी खोज जो हुई थी वो जगपति जोशी ने 1964 में की थी। ज्यादा आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन फिलहाल पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर मैं बात करता हूँ, इसके विस्तार कई बार एग्जाम में आया, तो आप सभी को बताऊंगा। मांडा जो था इसका उत्तरी इलाका था, सबसे नीची इलाका इसका आपको दयामाबाद देखने को मिलेगा। क्या बोलेंगे, दयामाबाद इसका सबसे नीचे वाला इलाका, जो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। कहां पर दोस्तों, महाराष्ट्र में। सबसे पूर्वी इलाका आलमगीरपुर, क्या बोलेंगे आलमगीरपुर देखने को मिलेगा। और सबसे पश्चिमी इलाका आपको सुतका गेंडोर, क्या बोलेंगे सुतका गेंडोर। ठीक है, सुतका गेंडोर देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्लियर है आप सभी को। अच्छा, ये आपका दरक नदी पर है, ये आपका दशक नदी पर है, ये आपका प्रवरा नदी, ये प्रवरा नदी इधर है। क्या बोलेंगे, ये जो दायमाबाद था ये प्रवरा नदी था, पता किसका, प्रवरा। और ये गोदावरी की सहायक नदी था। ये सुतका गेंडो, ये दरक नदी था। दरक कहीं पर लिखा है दोस्तों, कहीं पर दशक भी लिखा है। ठीक है, आप दरक ज्यादा याद रखना, दरक। मांडा बहुत फेमस है, चेनाब नदी पर था, सबसे ज्यादा एग्जाम में मांडा पूछा जाता है। और यूपी के एग्जाम के लिए आलमगीर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेरठ के आसपास आपको देखने को मिलता है। और कहां पर, यूपी में। ठीक है, यूपी में मेरठ के आसपास आप सभी को देखने को मिलता है। क्लियर आप सभी को, ये बात उम्मीद है क्लियर होगी, जो आपके एग्जाम के लिए 110% करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला ये
ये रहा। ये आपको दोस्तों ये गौतम बुद्ध जी से रिलेटेड कुछ आपको सूचियां दी गई हैं, उनके मतलब उनकी संबंधित मतलब बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक दिए गए हैं, वही आपको मिलान करने हैं। लगातार एग्जाम में ये पूछे भी जाते हैं। जैसे जन्म दिया गया है, ग्रहण दिया गया है, ज्ञान दिया गया, मृत्यु दिया गया है, ठीक है, 4 दे दिया, और एक और था निर्वाण। निर्वाण भी बता देता, निर्वाण की मैं बता देता। निर्वाण जो थे, देखो सबसे पहले मैं बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट आप सभी को देखो। जन्म जो होगा तो जन्म इनका कमल के रूप में, मतलब कमल इनके थे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ग्रह इन्होंने कैसे त्यागा? जब ग्रह त्यागे, इन्होंने त्यागा तो वे किससे गए थे? तो घोड़े से गए थे। तो ग्रह त्यागने के क्या, घोड़ा हुआ, घोड़ा इनका प्रतीक हुआ। ये आप ऐसे ही आ सकते हैं। एक बात बताओ, मतलब घर से जब बाहर गए तो घोड़े द्वारा गए, तो ग्रह त्यागने की घटना घोड़े से। अब क्या ज्ञान, अच्छा ज्ञान इनको कहां प्राप्त हुआ था? तो आप सभी को पता होगा कहां पर भैया, बोधि वृक्ष के नीचे। अच्छा निर्वाण, निर्वाण मतलब मृत्यु को जो निर्वाण प्राप्त होता है, निर्वाण मतलब निर्वाण प्राप्त करना, ठीक है। अच्छा मृत्यु जब हुई तो क्या बने? मृत्यु के बाद इन्हें बौद्ध, जो बौद्ध इनको थे स्तूप बने, नहीं बने? बताओ, अशोक ने बनवाए, सबने बनवाए। अच्छा निर्वाण इनके पदचिन्ह, अब जब निर्वाण हुए तो पदचिन्ह, इनके निर्वाण का क्या है? पदचिन्ह। बहुत बार एग्जाम में ये भी आया, क्या बोलेंगे? पदचिन्ह है, ठीक, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए का पहला, दूसरा का ये राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या बोलेंगे? सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लियर है आप सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्या है? निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। जैन धर्म में तप एवं अहिंसा पर विशेष बल दिया गया। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी को बताना राइट आंसर क्या होगा। तो ये आप सभी को याद है, जैन धर्म में तप शरीर जो यानी शरीर को कष्ट देकर संलेखना पद्धति के प्राण त्यागना और अहिंसा अर्थात हत्या ना करना, इस पर बल दिया गया है। अहिंसा पर बहुत बल दिया गया, इसलिए यहाँ पर जो कहने का मतलब कृषि भी इनमें वर्जित है, क्योंकि कृषि जब करेंगे तो आप सभी को पता, हल वगैरह चलते हैं या ट्रैक्टर वगैरह चलते, पहले हल चला करते थे, तो हल जब चलते थे भाई साहब, या खुदाई वगैरह होती थी बीज बोने के लिए, तो वहां पर जीव वगैरह मरते थे। तो भैया जैन धर्म में कृषि भी वर्जित थी, आप सभी को यानी कि अहिंसा पर विशेष बल दिया गया। तो राइट आंसर ये भी होगा। कल्पसूत्र जो है संस्कृत में लिखा गया, ठीक है, आप सभी को याद रखना। कल्पसूत्र कहां पर लिखा गया? संस्कृत भाषा में लिखा गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी, एक और बी दोनों, ठीक है, याद रखेंगे, ए और बी दोनों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। विकल्प उत्तर सी, ठीक है, पहला और दूसरा। क्लियर आप सभी को? उम्मीद है ये बात क्लियर होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्या गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे पहले, क्या बोलेंगे, सबसे पहले क्या किया था? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, आप सभी को बताना है। क्या बोलेंगे सबसे पहले? तो याद रखेंगे राइट आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त प्रथम। श्रीगुप्त इसके संस्थापक हैं। क्या है दोस्तों? संस्थापक, ठीक है। वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक तो क्या बोलेंगे? चंद्रगुप्त प्रथम को, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। अच्छा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इनको सॉरी द्वितीय को इन्हें विक्रमादित्य कहा जाता है। क्या बोलेंगे दोस्तों? विक्रमादित्य, ठीक है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, नेपोलियन। क्लियर है आप सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। क्या सती प्रथा का सर्वप्रथम कालांकित स्मारक किस स्थान पर मिला है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सती प्रथा की जो सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं वो कहां से? आप सभी को याद रखना, ये अभिलेख जो था वो भानुगुप्त का अभिलेख था। बहुत बार एग्जाम में ये भी क्या है, किसका अभिलेख था? तो भानुगुप्त का, भानुगुप्त का एरण अभिलेख। क्या बोलेंगे? भानुगुप्त का एरण अभिलेख जो था, यहां से हमें सती प्रथा के प्रारंभिक साक्ष्य मिले, और इसे मतलब हुणों के आक्रमण के समय की ये बात है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन ये रहा। देखिए दोस्तों, जो विस्तार से वाला होगा हम लोग विस्तार से बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा कुतुबुद्दीन ऐबक कब बोला? मैंने क्या बोला? इसका शासनकाल का था 1206 से 1210 तक, 1206 से 1210। तो क्या बोलेंगे? 1210 में मृत्यु के पश्चात उसका कौन सा तात्कालिक उत्तराधिकारी बना? बताएंगे, बलबन था, आराम शाह था, इल्तुतमिश था, या नसीरुद्दीन। देखिए जब इसकी मृत्यु हो गई तो गद्दी पर आराम शाह बैठा। आराम शाह, आपको इल्तुतमिश लगाओ लेकिन इल्तुतमिश नहीं भाई साहब, गद्दी पर कौन बैठा? आराम शाह। लेकिन आप सभी को पता होगा आराम शाह जो था वो भाई साहब क्या हुआ? अयोग्य हो गया। 1210 से 1200 इसने 11 तक शासन किया लगभग, ठीक है। 1211 मतलब कुछ कम समय में, बहुत एक साल से भी कम, ठीक है। तो 1211 तक ऐसा माना जाता है कि 1210 से 1211, ठीक है। तो आराम शाह गद्दी पर बैठा, लेकिन आराम शाह एक अयोग्य शासक था जो, और इल्तुतमिश ने तुर्क के चहलगानी का जो शुरुआत की थी, जो चालीसा लोग थे उन्होंने क्या किया? इल्तुतमिश को आमंत्रित किया, और इल्तुतमिश ने जो था वो 1211 में इसको पराजित कर देता। धर नामक स्थान था दिल्ली के आसपास, कौन था? धर नामक स्थान के आसपास इसको पराजित करता है और स्वयं गद्दी पर बैठता है। और इल्तुतमिश आप सभी को पता होगा। इल्तुतमिश के बारे में आप सभी को कुछ बातें बताता हूं। इल्तुतमिश के बारे में सबसे पहले इक्ता व्यवस्था, आप सभी को पता होगा इक्ता व्यवस्था। इक्ता व्यवस्था किसने चलाई? तो क्या बोलेंगे? इसी ने चलाई, ठीक है, इक्ता व्यवस्था, ठीक है। उसके बाद आप सभी तुर्के चहलगानी, क्या बोलेंगे दोस्तों? तुर्के चहलगानी का मतलब चालीसा दल का गठन भी किसने किया? इसी ने किया। तो बहुत सी बातें इसके बारे में हैं, आने वाले समय में हम लोग बात करते रहे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन
ये रहा। कह रहा किसकी देखभाल का उत्तरदायित्व दीवाने खालसा के पास था। वेरी इंपॉर्टेंट, दीवाने खालसा के पास था किसकी देखभाल का उत्तरदायित्व। तो आप सभी दीवाने खालसा के पास था। तो आप सभी को एक क्वेश्चन पता होना चाहिए। राइट आंसर क्या, राज्य के सीधे नियंत्रण वाली जो भूमि होती थी, जो राज्य के सीधे नियंत्रण में रहती थी, उसे दीवाने खालसा, उसे खालसा भूमि कहा जाता था। क्या बोलता था, खालसा भूमि। कहने का मतलब उसे खालसा भूमि कहा जाता था। मतलब जो राज्य के, वैसे देखो जो राज्य होते थे, मतलब क्या, जो किसानों को भूमि दी जाती थी और उनसे कर लिया जाता था। लेकिन कुछ भूमियां ऐसी भी थी जिन पर जो राजा होता था, राज्य का सीधा अधिकार होता था। ठीक है, तो कर वगैरह नहीं, जितना भी उससे उत्पादन होता वो पूरा राजा के पास जाता था। ठीक है, तो उन्हें खालसा भूमि कहा जाता था। क्लियर आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, अपनी किस विजय के स्मरण में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। आप सभी को रटा होगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बात है 1572 की। बोलेंगे 1572 में गुजरात विजय की थी किसने, अकबर ने। अकबर ने 1572 में गुजरात विजय तथा 1601 में असीरगढ़ की विजय के बाद, क्या बोलेंगे, 1601 में असीरगढ़ की विजय की, 1672 में गुजरात विजय की, क्या बोलेंगे, गुजरात विजय। और आप सभी को 1601 में किसके, असीरगढ़ की। क्या बोलेंगे दोस्तों, असीरगढ़ की विजय की। आप सभी को याद है किसकी, असीरगढ़ की विजय। और 1602 में राजधानी फतेहपुर में सीकरी में बुलंद दरवाजा। कब ये बुलंद दरवाजा बना, कब था, तो क्या बोलेंगे, 1602 में। कब दोस्तों, 1602 में। क्लियर आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा। शिवाजी के प्रशासन में सरे नौबत कौन था। देखिए आप सभी को मैंने बताया है, शिवाजी के जो मंत्री परिषद थी उनको अष्ट प्रधान कहा जाता था। क्या बोलेंगे, अष्ट प्रधान कहा जाता था। इस अष्ट प्रधान मतलब 8 लोग रहते थे। ठीक है, इनमें अलग अलग, जैसे सुमंत थे, सरे नौबत थे, वाक्यानवीस थे, ठीक है, शुरू नवीस थे, चिटनिस थे, ये सब अलग अलग अधिकारी थे। ठीक है, सरे नौबत कौन थे, आप सभी को याद रखना है। तो सरे नौबत जो थे आप सभी को बताएंगे। तो सरे नौबत कौन थे, तो राइट आंसर के पद सेना के अधिकारी। पद सेना के जो अधिकारी थे वो कौन थे, सरे नौबत थे। सरे नौबत कहा जाता था पद ए सेना के अधिकारी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा। ये दोस्तों क्वेश्चन है, थोड़े इसके ऑप्शन में मुझसे कट हो गए। इसमें आप सी ऑप्शन लिख ले दोनों, मतलब सी ऑप्शन आपको दोनों लिख लेना है, और डी ऑप्शन कोई नहीं, डी ऑप्शन लिख लो कोई नहीं। ठीक है, ये मतलब थोड़ी मुझसे गलती हो गई, आप इसको लिख लें। बाकी आपको क्वेश्चन बताना है। क्या बताना है, सत्य कथन बता रहे कि जातक कथाओं में बुद्ध से पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं। आप सभी को पता होगा जो जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं। ठीक है, अच्छा, नागसेन द्वारा रचित मिलंदपहो पाली भाषा में लिखा गया है। आपने एक यवन, हिंद यवन आया था, यवन शासक था मिलंदपहो, मिलंद, क्या बोलेंगे, एक मिनट, मिलंदपहो तो इसका ग्रंथ है मिनांडर। क्या बोलेंगे, मिनांडर, मिनांडर, एक मिनट, मिनांडर, ये मिनांडर, ये कैसा, ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किसका, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किसका दोस्तों, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और इसी से वार्तालाप, नागसेन और मिनांडर के बीच वार्तालाप ही हमें मिलंदपहो में देखने को मिलता है। यानी कि दोनों हमारे सही हो जाएंगे। क्या बोलेंगे, दोनों हमारे सही हो जाएंगे। अगर बुझाया कि मिलंदपहो किससे संबंधित, तो क्या बोलेंगे, मिलंदपहो जो ग्रंथ है ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, ये भी बात आप सभी को याद रखना है। तो राइट आंसर क्या होगा, दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। सिंधुगाड़ी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई, अग्नि वेदिकों से सिद्ध होती अग्नि पूजा। देखिए दोस्तों, फिलहाल आप सभी को बता दें, सिंधुगाड़ी सभ्यता से कोई बहुत बड़े भगवान की मतलब भगवान की जो मंदिर वगैरह उनके साक्ष्य नहीं मिले हैं। लेकिन मैं आप सभी को बताऊं तो सिंधुगाड़ी सभ्यता के बारे में बात कीजिए तो यहाँ पर प्रकृति पूजा रहती है। जैसे अगर बरसात ज्यादा होने लगी तो कहा वर्षा के देवता नाराज हो गए, या बरसात नहीं हुई तब भी बरसात की पूजा की गई। और ज्यादातर वो पशुपति देवता की पूजा करते थे। वैसे अगर देखा जाए तो प्रकृति पूजा पर ज्यादा उनका विश्वास था, प्रकृति पूजा पर विश्वास था। तो आप सभी को बता दें कि अग्नि पूजा जो थी वो किस स्थान पर खोजी गई, जहां से अग्नि वेदिका मिली है। ठीक है, तो अग्नि वेदिका कहां से मिली, बिल्कुल सही, ये आपकी कालीबंगा से देखने को मिली है। कालीबंगा आप सभी को पता होगा, कालीबंगा कहां पर, घग्गर नदी के कहां पर दोस्तों, घग्गर नदी के तट पर है। और घग्गर नदी के तट पर इसकी खोज किसने की थी, तो आप सभी बोलेंगे इसकी खोज किसने की थी, अमलानंद घोष ने। क्या बोलेंगे दोस्तों, अमलानंद, क्या बोलेंगे, बिल्कुल सही, अमलानंद घोष। किसने, अमलानंद घोष। कब, अमलानंद घोष ने 1953, 1953 में अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की थी। क्लियर आप सभी को। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। क्या निम्नलिखित में से किस एक ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा दी थी, बोलेंगे, निम्नलिखित में से किस एक ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा दी थी। क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी की स्क्रीन पर। राइट आंसर क्या, मुद्रा राक्षस। किसकी रचना है, तो क्या बोलेंगे, विशाखा दत्त। क्या बोलेंगे दोस्तों, विशाखा दत्त। कई बार एग्जाम में ये भी आया है किसकी रचना है, तो क्या बोलेंगे, विशाखा दत्त की रचना, जिसमें मुद्रा राक्षस में ये आपको पता चलता है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य मतलब मगध से संबंधित जानकारी इसमें मिलती है, मुद्रा राक्षस में। ठीक है, आप सभी को ये बात याद रखनी। अच्छा, कमेंट बॉक्स में क्या कोई बता सकता है गाथा सप्तशती किसकी है, क्या बोलेंगे, गाथा सप्तशती के लेखक कौन है, तो गाथा सप्तशती के लेखक कौन है, गुणाध्याय। क्या बोलेंगे, गुणाध्याय। ये गुणाध्याय कौन थे, ये आपने एक शासक सुने होंगे, उनका नाम अभी मैं बताता हूँ। एक सातवाहन शासक थे, अभी मैं बताता हूँ सातवाहन शासक कौन थे यार,
वो गाथा सप्तशती, ये हाँ गाथा सप्तशती गुणादि ने माफी चाहेंगे हॉल की। गाथा सप्तशती की रचना कौन है? हॉल। और हॉल ये जो हॉल थे गाथा सप्तशती इन्होंने रखी। हॉल ये सातवाहन वंश के बहुत इंपॉर्टेंट शासक हुए, खुद शासक थे, मतलब एक बेहतरीन राजा हुए किसमें? सातवाहन शासकों में। कौन से? सातवाहन शासकों में। ठीक है, तो आप याद रखना है गाथा सप्तशती की रचना किसने? हॉल ने की थी। ठीक है, आप सभी को आना, हॉल ये शासक थे खुद के। आप जब सातवाहन पढ़ेंगे तो उसमें आप सभी को मिलेगा। सुभाष चंद्र बोस ने, यूपी लेखपाल के अभी हाल ही में क्वेश्चन बना था कि सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्र नायक किसे कहा था? सॉरी, सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्र नायक किसने कहा था? ये क्वेश्चन आपके अभी हाल ही में यूपी लेखपाल में छपा, तो राइट आंसर क्या होगा? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, आप सभी को याद रखना। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने बोस जी को भारतीय देशभक्त की जलवंत तलवार भी कहा था, ये भी आप सभी को याद रखना। और इनका नारा तो आप सब सुभाष चंद्र बोस का पता ही होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और सुभाष चंद्र बोस से आपके एग्जाम में क्वेश्चन तय है, मैंने आप सभी को कई बार बताया है कि 1938 का आपको इनका अधिवेशन याद रखना कहां पर हुआ? हरिपुरा में। हरिपुरा अधिवेशन इनका था, कई बार ये भी एग्जाम में, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन इतने ही बनने हैं। 1939 का इनका त्रिपुरी संकट याद रखना है, पट्टाभी सीतारमैया को इन्होंने पराजित किया। और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई, और उसके बाद 1943 में ये सेनापति बन गए थे किसके? आजाद हिंद फौज के। ठीक है, इतनी बातें इनके बारे में याद रखनी है, ज्यादा एग्जाम में पूछेगा नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दीवाने क्या बोलेंगे? दीवाने मुख्तराज किससे संबंधित? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये विभाग है जो दिल्ली सल्तनत में आप सभी को देखने को मिलेगा। शायद आपके एग्जाम में ना पूछा जाए, लेकिन मैंने ले लिया है, क्वेश्चन मुझे मिला, बेहतरीन क्वेश्चन था। तो आप सभी को याद है जो दीवाने मुख्तराज था ये आपको राजस्व विभाग से संबंधित था। किससे दोस्तों? ये राजस्व विभाग से संबंधित था, दीवाने मुख्तराज। ठीक है, याद रखेंगे, दीवाने मुख्तराज जो था वो राजस्व विभाग से संबंधित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। हम लोग इस वीडियो में दोस्तों 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, और फिर से कहूंगा मैं ज्यादा सब्सक्राइब को नहीं कहता, क्योंकि आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करते। मैं ज्यादा वीडियो में नहीं करता हर बार, लेकिन हाँ अगर पसंद आए, वाकई में अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्योंकि लगातार यहाँ पर क्लासेस दी जा रही हैं आप सभी को। क्वेश्चन कह रहा है कि टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था किससे संबंधित थी? तो आप सभी को बताएं टोडरमल की जो भू राजस्व व्यवस्था थी वो किससे संबंधित थी? तो आप सभी को याद रखना, ये जप्ती से संबंधित है, आप सभी को याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या सुरक्षा कपाट सिद्धांत किससे संबंधित है? क्या बोलेंगे? सुरक्षा कपाट सिद्धांत किससे संबंधित है? सुरक्षा कपाट सिद्धांत किससे संबंधित है? सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, लैंड होल्डर सोसाइटी, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट? तो क्या बोलेंगे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। सुरक्षा कपाट का सिद्धांत जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। एयू ह्यूम द्वारा कब 1885 में बंबई में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1916 में इंग इंडिया में प्रकाशित अपने लेख में गर्मपंथी नेता लाला लाजपत राय ने सुरक्षा कपाट की संज्ञा दी थी। इसको सुरक्षा कपाट, इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट ये रहा, सांप्रदायिक चुनाव की प्रक्रिया कब प्रारंभ हो गई थी? आप सभी को एक क्वेश्चन पता होगा, क्या बोलेंगे? 1906 में। आप सभी को पता होगा 1906 में, 1906 में होती है किसकी स्थापना? मुस्लिम लीग की। इससे पहले जो, जैसे मैं आगा खां की बात करूं, सलीमुल्लाह, ये उस वक्त 1906 के आसपास आपको मिंटो देखने को मिलेगा। भारत में किसका जो गवर्नर जनरल था वो मिंटो था। ठीक है, सॉरी वायसराय मिंटो था, और मिंटो से ये लोग जाकर शिमला में मिले थे। तो शिमला में इन्होंने सांप्रदायिक जो निर्वाचन की मांग रखी, तो मिंटो ने कहा था कि मतलब भाई ये हम दे देंगे, लेकिन आपको इसके लिए हमें कुछ देना होगा, मतलब कोई आपका संगठन हो। तो इसीलिए 1906 में किसका स्थापना हुई थी? 1906 में इसलिए सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया, मतलब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। और फिर इनकी क्या हुई, जब 1900 का मार्ले मिंटो सुधार आया 1909 में, क्या बोलेंगे? 1909 में जब मार्ले मिंटो सुधार आया तो इनकी मांगों को क्या कर लिया गया? मान लिया गया था। 1900 मांगों को 1900 मार्ले मिंटो सुधार इसे कहा जाता है। 1909 में इनकी मांगों को मान लिया गया था। ठीक है, अच्छा 1909 के 19 के अधिवेशन को आप सभी को पता है, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। ये भी आपके एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगा एवं यमुना नदियों का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गंगा और यमुना नदियों का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर मिलता है? तो क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही कहा, ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद में। और ऋग्वेद की सबसे महत्वपूर्ण नदी की बात करें, मतलब सबसे देखो महत्वपूर्ण और पवित्र नदियों में फर्क है, आप सभी को पता होनी चाहिए। ऋग्वेद की अगर मैं बात करूं सबसे महत्वपूर्ण नदी, मतलब इंपॉर्टेंट नदी की, तो वो कौन सी थी? सिंधु नदी थी, क्योंकि यहां से खेती वगैरह होती थी, सिंधु नदी। और सबसे पवित्र नदी इसमें किसको बताया गया है? अगर पवित्र नदी पूछी तो वो है कौन सी? सॉरी, सरस्वती नदी। सरस्वती, हाँ सरस्वती नदी। क्या बोलेंगे? सरस्वती नदी, सरस्वती नदी। ठीक है, सरस्वती नदी ये सबसे इंपॉर्टेंट पवित्र नदी थी। इसे देवी तमा, माते तमा, इसे देवी तमा, माते तमा कहा गया है। ठीक है, क्या बोलेंगे? सरस्वती नदी को देवी तमा और माते तमा कहा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नदी सिंधु नदी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला।
क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा कि जैन मत में संधारा क्या था। देखिए संधारा ये कई बार एग्जाम में ये भी आया कि इस प्रथा से कितने प्राण त्यागे थे। तो क्या बोलेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, चंद्रगुप्त प्रथम मतलब मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, उन्होंने इस संधारा लेखना प्रथा से अपने प्राण त्यागे थे और वे जैन धर्म के अनुयायी थे। और ये क्या था, ये कहने का उस उपवास द्वारा प्राण त्यागने की एक अनुष्ठान था। ठीक है, और ये मतलब जैन धर्म में प्रचलित है। ठीक है, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प उत्तर बी होगा। ठीक है, श्रवण बेलगोला में जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने कर्नाटक में जाकर श्रवण बेलगोला में अपने प्राण त्यागे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। निम्नलिखित में से प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत किससे संबंधित है। क्या बोलेंगे, प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत किससे संबंधित है आप सभी को। प्रतीत समुत्पाद किसने दिया, बौद्ध चार्वाक ने, आजीवक ने, बौद्ध धर्म ने या जैन धर्म। तो क्या प्रतीत समुत्पाद जो था बौद्ध धर्म ने दिया। किसने, प्रतीत समुत्पाद बौद्ध धर्म ने दिया था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला ये रहा। क्या अशोक ने गया जिले में बराबर की पहाड़ियों पर किसके लिए गुफाएं खुदवाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बराबर की पहाड़ियों पर किसके लिए गुफाएं खुदवाई थी, बराबर की पहाड़ियों पर अशोक ने। तो क्या बोलेंगे, बराबर की पहाड़ियों पर 4 गुफाएं इसने बनवाई थी। इन 4 गुफाओं के नाम लिख लीजिए। एक तो आपकी कर्ण चौपर थी। क्या बोलेंगे, कर्ण चौपर, कर्ण चौपर। ठीक है, एक थी आपकी विश्व झोपड़ी। क्या बोलेंगे, विश्व झोपड़ी, विश्व झोपड़ी गुफा, कर्ण चौपर गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा, सुदामा गुफा। क्या बोलेंगे, सुदामा गुफा, कर्ण चौपर, विश्व झोपड़ी, सुदामा। और ये कौन सी थी, कर्ण चौपर, विश्व झोपड़ी। अरे मैंने कर्ण और चौपर ये एक ही में लिख दिया, माफी चाहेंगे, ये अलग अलग गुफाएं। ठीक है, कर्ण थी, एक कर्ण गुफा, कर्ण चौपर गुफा, विश्व झोपड़ी, सुदामा। और एक में यार माफी चाहूंगा, मैं भूल रहा हूँ, या तो मैं कर्ण चौपर एक ही में लिख रहा हूँ, माफी चाहेंगे, एक में गड़बड़ होगी। कर्ण चौपर थी, विश्व झोपड़ी, सुदामा, और एक में यार भूल रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो माफी चाहेंगे। फिलहाल आप सभी को ये आजीविकों के लिए बराबर की 4 गुफाएं निर्मित करवाई थी आजीविकों के लिए। ठीक है, 4 गुफाएं। क्लियर आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। पूर्व योजना के अनुसार मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया। ये और एग्जाम में लगातार पूछा जाने वाला जूनियर असिस्टेंट में आया हुआ 2019 के पेपर में क्वेश्चन है। क्या है, सीधी कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग ने कब मनाया। तो रटा होगा आप सभी को 16 अगस्त 1946। क्या बोलेंगे, 16 अगस्त 1946। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आप सभी के लिए हिस्ट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आज का अंतिम प्रश्न, और उम्मीद है आप सभी को क्वेश्चन पसंद आए होंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो रटा होगा ये कौन, वदरुद्दीन तैयब जी। क्या बोलेंगे, वदरुद्दीन तैयब जी। क्या बोलेंगे, वदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, अच्छा इन्होंने आप सभी को बताना है कौन सा अधिवेशन, 1987 का मद्रास अधिवेशन। ठीक है, मद्रास अधिवेशन। उम्मीद है आप सभी को क्वेश्चन पसंद आए होंगे। लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें अगर वाकई में पसंद आ रहे हैं, ना पसंद आए तो डिसलाइक करते हैं। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लगातार ऐसा कंटेंट आप सभी को दिया जा रहा है जो आपकी सभी की तैयारी को और भी मजबूत करेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।